सो हेलो एवरीवन, अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रिसर्च प्रोसेस के सारे स्टेप्स को डिटेल में। ओके, सो माय नेम इज़ एकता मुकुल एंड आप देख रहे हैं लिटरेचर बाय लॉजिक, आवर वेरी ओन इंग्लिश लिटरेचर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम रिसर्च के सारे स्टेप्स एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल से सारे स्टेप्स को डिटेल में समझेंगे। ओके, सो स्टेप नंबर 1 इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, step number 2 is conducting a literature review, step number 3 is formulating a hypothesis, step number 4 is creating a research design, step 5 collecting data, step 6 analyzing data, step 7 drawing inferences or conclusion, step 8 writing a research report and step 9 communicating the findings. ओके, अभी हमारे पास ना एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि मान लो आप एक स्कूल की टीचर हो। ओके, एंड आपने ऑब्ज़र्व करा कुछ बच्चे आपसे कहते हैं कि मैम हम तो ना म्यूज़िक सुन के, म्यूज़िक ऑन करके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, और कुछ बच्चे कहते हैं नहीं मैम हमारे लिए तो ये एक डिविएशन है, हमें तो नहीं इतना ज़्यादा समझ में आता। राइट, अब आप कंफ्यूज हो गए हो कि यार एक्चुअल में बच्चों का कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होता है, जब वो म्यूज़िक के साथ पढ़ते हैं या वो म्यूज़िक के बिना पढ़ते हैं। तो ये इस चीज़ के ऊपर हम इस रिसर्च के सारे स्टेप्स को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है दैट इज़ हाउ टू आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो जो हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है, इसी तरीके से जब आप रिसर्च करते हो ना तो कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसा इशू आता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जिसके ऊपर ना प्रॉपर अभी कंक्लूजन नहीं निकला है। एज सच कोई गारंटी से नहीं कह सकता येस दिस इज़ हाउ द स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली लर्न। तो अब आपको इसके ऊपर समझना है, राइट। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर रिसर्च प्रॉब्लम कि यार बच्चे एग्जैक्टली सीखते कैसे हैं, म्यूज़िक के साथ या म्यूज़िक के बिना, ज़्यादा अच्छा किस में सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर रिकॉग्नाइजिंग अ नॉलेज गैप। अभी तक ये इसके ऊपर कोई कंफर्म्ड स्टडी नहीं हुई है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कंफर्म्ड किसी को नॉलेज नहीं है। ओके, सो यू हैव टू सेलेक्ट अ रिसर्चेबल इशू। तो इस इशू के ऊपर क्या हम रिसर्च कर सकते हैं? येस, डेफिनेटली हम इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। एंड इज़ योर प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड? क्या आपकी ये प्रॉब्लम है, आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि इसमें इशू क्या है, राइट। तो आप बता सकते हो कि देर इज़ अनश्योरिटी बिटवीन हाउ द किड्स कैन लर्न, वेदर दे कैन लर्न विद म्यूज़िक और विदाउट म्यूज़िक। तो ये हो गया आपका रिसर्च प्रॉब्लम, जो कि हमारी सबसे पहले आती है नंबर 1 पर। नेक्स्ट इज़ कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू और रिव्यू अ लिटरेचर, बोथ आर सेम थिंग्स। तो यहाँ पे लिटरेचर से हमारा मतलब क्या है? देखो, ऑलरेडी जो उस फील्ड में या फिर उस प्रॉब्लम के ऊपर पहले से ही कुछ स्टडी हुई होगी, अगर हुई है तो आप वो सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में स्टडी करोगे, जिससे आप ऑलरेडी कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा बहुत समझने लग जाओ कि अच्छा किसी और इंसान ने भी सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन में सेम स्टडी करने की कोशिश की है, सेम रिसर्च करने की कोशिश की है, तो उसके क्या रिजल्ट्स निकले थे एंड क्या उस रिज़ल्ट से आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। ठीक है, तो इसमें आपको एग्जिस्टिंग जो स्टडीज़ होती है वो पढ़नी होती है, एंड जो करंट नॉलेज है अभी करंट टाइम में उसके ऊपर क्या चीज़ें लिखी जा रही है वो आपको स्टडी करनी है। ओके, कुछ ना कुछ उस स्टडी से लेके कोई कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकते हैं, गैप्स हो सकते हैं, या फिर कोई क्रिटिक उसे क्रिटिसाइज़ कर सकता है कि भाई नहीं यहाँ पे ये जो है लूप होल रह गया आपकी स्टडी में। ओके, सो यू हैव टू रिफाइन योर रिसर्च क्वेश्चन। कहीं ऐसा तो नहीं आपका जो रिसर्च का क्वेश्चन है वो ऑलरेडी किसी ने 100% सॉल्व कर दिया हो, और अगर नहीं है तो आपको ही उसमें और ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करनी होगी। ओके, एंड यू हैव टू यूज़ क्रेडिबल सोर्सेज। आपको ना ट्रस्टवर्दी सोर्सेज उठा के देखने होंगे, ऐसे नहीं कि भाई किसी ने रैंडमली कहीं बहुत वेग सा पोस्ट कर दिया आप उसे पढ़ के अपनी रिसर्च के अंदर इंक्लूड कर रहे हो। नहीं, दैट हैज़ टू बी अ वाइबल सोर्स जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, सो द सेकेंड स्टेप इज़ टू रिव्यू अ लिटरेचर जो ऑलरेडी पहले से पढ़ाई हो रखी है। सो थर्ड स्टेप इज़ फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस वर्ड का मीनिंग हम समझ लेते हैं पहले। देखो, हाइपोथेसिस मतलब होता है कि पहले से ही आपने एक अजम्पशन बना ली कि इस रिसर्च का ना ये रिज़ल्ट आ सकता है एंड
में जाके। अब आपके पास ना दो वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो उस रिसर्च के ऊपर फैक्टर्स जुड़े होते हैं। जैसे इस रिसर्च में जो हम एग्जांपल लेके चले थे, इसमें क्या फैक्टर्स जुड़े हुए हैं कि एक तो म्यूज़िक है और बच्चों का कंसंट्रेशन है, मतलब उनकी पढ़ाई में वो हेल्प करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल क्या हो गया? एक म्यूज़िक हो गया, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल क्या हो गया? बच्चों की स्टडी का स्कोर, हम ये लगा लेते हैं, ओके। तो जो दो चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, अगर जो म्यूज़िक से उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि हाँ भाई उसका पॉजिटिव रिएक्शन है। अगर जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जब भी ये नहीं की सिचुएशन आ जाती है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम बोल देते हैं नल हाइपोथेसिस, मतलब नहीं, ओके। हाइपोथेसिस के ऊपर हम और डिटेल में पढ़ेंगे अपनी अपकमिंग रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ में, सो डोंट वरी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई अभी क्वेश्चन है तो हाइपोथेसिस को आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने पहले से ही एक अनुमान लगा लिया कि भाई इस रिसर्च का ना ये रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। अगर वो नहीं के बेसिस पे है कि भाई म्यूज़िक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम नल कैटेगरी में डाल देंगे। और अगर वो हाँ के बेसिस पे कि हाँ भाई म्यूज़िक से फ़र्क पड़ता है, तो हम उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की कैटेगरी में डाल देंगे, ओके। तो अब इसमें हमें क्या है, प्रिसाइज अपने वेरिएबल्स हमने ले लिए म्यूज़िक और बच्चों का स्कोर, जो उनकी पढ़ाई होगी उसके बाद जो उनका स्कोर आएगा। फिर हम इसे करके कैसे देखेंगे कि ये हाइपोथेसिस जो हमने बनाई है क्या ये रेलेवेंट है या नहीं, इस चीज़ को हमें समझना होगा। एंड हमें जो एजम्पशन हमने निकाली है, ओके, कोर एजम्पशन प्रिडिक्टिंग वेरिएबल रिलेशनशिप्स, तो उन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे म्यूज़िक का और अच्छे स्कोर का, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है या नहीं, इस चीज़ की हमें हाइपोथेसिस बनानी है, इस चीज़ का अनुमान निकालना है, ओके। सो आई होप आपको थर्ड स्टेप क्लियर हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ स्टेप, दैट इज हाउ टू क्रिएट अ रिसर्च डिज़ाइन। तो इस स्टेप के अंदर हमारा क्या आ जाता है कि आप ये रिसर्च कंडक्ट कैसे करने वाले हो, इसमें आप एक्सपेरिमेंट किस तरह से करोगे, ठीक है। बच्चों से आप इंटरव्यूज़ लोगे या उनका टेस्ट लोगे या उनसे वर्बल क्वेश्चंस पूछने वाले हो नॉर्मली, जैसे वाइवा होता है, ठीक है। तो आपको रिसर्च के टूल्स आपको निकालने हैं, सैम्पलिंग निकालनी है, ठीक है, कि आप बच्चों से किस तरह से इसको रिसर्च को आप कंडक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल जो हमने अपना रिसर्च का टॉपिक लिया था कि जिसमें म्यूज़िक का बच्चों के ऊपर क्या असर होता है। मान लो इसी सिचुएशन में आपके पास 300 बच्चे हैं, तो उन 300 बच्चों को आप आधे में डिवाइड कर दोगे, ग्रुप ए बना दोगे और ग्रुप बी बना दोगे। तो जो ग्रुप ए है उसमें 150 बच्चे हैं जो म्यूज़िक सुन के अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, और उनका आप अगले दिन रख दोगे टेस्ट। सेम वे जो सेकेंड ग्रुप है वो म्यूज़िक के बिना प्रिपरेशन करेंगे, तो और उनका भी सेम उसी लेवल का सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टेस्ट होने वाला है। दोनों ग्रुप्स का सेम टेस्ट होगा, दोनों बच्चे सेम क्लास में होंगे, ओके, दोनों ग्रुप सेम क्लास में होंगे, जिससे कि उनका जो डाटा आएगा वो आपको समझने में आसानी हो, ओके। तो इसमें आपको डाटा कलेक्शन मेथड्स इंक्लूड होंगे, रिसर्च टाइप आप किस तरह की रिसर्च करोगे, एंड सैम्पलिंग टेक्निक आपकी इसमें इंक्लूड होगी, एंड जो आप इसमें टूल्स यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल जो टेस्ट है, ठीक है, और जो पढ़ाई के लिए आप उन्हें मटेरियल दोगे, वो सारे आपके रिसर्च टूल्स के अंदर इंक्लूड होंगे। तो ये पूरी की पूरी आपकी क्या होगी, रिसर्च डिज़ाइन, कि आप पूरी रिसर्च कंडक्ट कैसे करते हो। तो ये था हमारी स्टेप नंबर 4 रिसर्च प्रोसेस के अंदर। नाउ वी विल चेक आउट द स्टेप नंबर 5 विच इज़ डेटा कलेक्शन प्रोसेस, ओके। तो अभी आपके पास डेटा क्या आ गया, जो रिजल्ट निकल के आएंगे बच्चों के, ठीक है, जो भी बच्चों ने टेस्ट में परफॉर्म किया है वही आपका डेटा है, ओके। और क्या डेटा है कि उन्होंने कितने नंबर ऑफ आवर्स म्यूज़िक सुन के पढ़ाई की थी, ये भी आप अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हो। तो ये सारा का सारा आपका डेटा हो गया। अब डेटा भी ना दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अभी हम डिटेल में इन दोनों टाइप ऑफ डेटास को डिस्कस नहीं करेंगे। इन फ्यूचर क्लास ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड वी विल बी डिस्कसिंग द टाइप ऑफ डेटाज ऑल्सो इन डिटेल, बट अभी थोड़ा सा समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि प्राइमरी डेटा वो होता है जो डायरेक्टली आपको रिसर्च के अंदर मिल जाए,
सेकेंडरी डाटा होता है, मान लो आपने न्यूज़पेपर से कलेक्ट किया या फिर रेडियो पे सुना या फिर इस तरह से, मतलब आपने कहीं और सोर्स से, किसी और सोर्स से अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ओके, डाटा कलेक्ट किया। तो डाटा इज़ नथिंग बट अ इंफॉर्मेशन, ओके। यहाँ पे आपकी रिसर्च में इंफॉर्मेशन क्या होगी, जो बच्चों का रिजल्ट निकल कर आएगा, ओके। तो हम यहाँ पे प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने वाले इस एग्जाम्पल के अंदर कि बच्चों ने जो अपना रिजल्ट, अपना एग्ज़ाम दिया है उसके अंदर उनका रिजल्ट क्या आता है, ओके। सो हमने डाटा अपना एक्यूरेटली कलेक्ट करना है उसमें। दिस इज़ पार्ट ऑफ द 5th स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। नाउ वी विल चेक आउट द 6th स्टेप, दैट इज़ डाटा एनालिसिस प्रोसेस एंड टूल्स। तो देखो, अब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद आपको वो डाटा एनालाइज करना है, पढ़ना है, ओके, समझना है उसको अच्छे से कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो है म्यूज़िक के अंदर अच्छा, म्यूज़िक के साथ अच्छा परफॉर्म किया और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बेकार परफॉर्म किया है, ठीक है। तो मान लो आपका एनालिसिस करने के बाद ये रिज़ल्ट आता है, पूरा डाटा समझने के बाद ये रिज़ल्ट आता है कि जो ग्रुप ए है उनका जो एवरेज निकला है वो निकला है, मान लो 100 मार्क्स का अगर टेस्ट था तो उन्होंने 80 स्कोर किया है, ओके। और जो दूसरा ग्रुप था उन्होंने 95 स्कोर किया है एवरेज। तो ग्रुप बी ने 95 स्कोर किया है और ग्रुप ए ने 80 स्कोर किया है आउट ऑफ 100, और ये एवरेज है सभी बच्चों का। तो 150 बच्चे थे हमारे पास ग्रुप ए में और ग्रुप बी में भी 150 बच्चे थे, तो उन दोनों ग्रुप्स का एवरेज हमारे पास आ गया, एक का आ गया 80, एक का आ गया 95। अब हमने ये कैलकुलेट किस तरह से करा, तो इसमें हमने कुछ टूल्स यूज़ किए होंगे, राइट। तो वो भी हमारे पास डाटा एनालिसिस प्रोसेस के अंदर आ जाता है कि हम किस तरह के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है। तो हम टाइप ऑफ टूल्स में इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह के टूल्स जो है हमें एनालाइज करने के लिए हेल्प करता है, ओके। फिर हम उनमें ट्रेंड और पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारी किस में आ जाती है, स्टेप नंबर 6 में, दैट इज़ डाटा एनालिसिस, ओके। नेक्स्ट इज ड्राइंग इंटरफेरेंसेस एंड कंक्लूजन। इसका मतलब होता है कि अभी जो हमने एनालाइज किया, ओके, इंटरप्रेट किया डाटा को, उससे क्या समझते हैं हम, ओके, उससे क्या कंक्लूजन निकला, उसकी लास्ट फाइंडिंग कहती क्या है कि आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे इस रिसर्च के ऊपर कि फाइनली जो है बच्चे म्यूज़िक के साथ अच्छा सीख सकते या म्यूज़िक के बिना। चलो, अगर मैं आपको ये डेटा देती हूँ जिसका एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है और फाइनली फाइंडिंग कहती है कि भाई ग्रुप ए जिसमें 150 बच्चे थे और उन्होंने म्यूज़िक के साथ पढ़ाई की तो उनका एवरेज आया 80, ओके। और ग्रुप बी जिनके अंदर भी 150 बच्चे थे उन्होंने म्यूज़िक के बिना पढ़ाई की और उनका एवरेज आया 95। तो आप खुद पता लगा लोगे कि यार बेटर किसने स्कोर किया है, 95 ग्रुप बी ने विदाउट म्यूज़िक। तो आपने जो हाइपोथेसिस बनाई थी, मान लो स्टार्टिंग में एक थी नल हाइपोथेसिस और एक थी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो जीत गई कि भाई बिना म्यूज़िक के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो अभी आपने जो लिटरेचर पढ़ा था आप उससे भी कंपेयर करके देखोगे कि आपकी स्टडी में क्या डिफरेंस आया, ओके। एंड आप पूरी जो फाइंडिंग्स आपने करी है उसका समराइज आप यहाँ पे करोगे कि हाँ एट द एंड ये कंक्लूजन आपका निकला है, ओके। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। अब मान लो आपने कंक्लूजन निकाल लिया, आपने पूरी रिसर्च कंडक्ट कर ली, तो अब आप इस पूरी रिसर्च का करोगे क्या, आपको ये है ना ऑफिशियली नोट डाउन करनी होगी, एक पेपर में लिखनी होगी पूरी की पूरी, सो दैट यू कैन प्रेजेंट इट टू समवन एल्स ऑल्सो, ओके। तो जिससे आपकी ये रिपोर्ट जो है, आपकी ये रिसर्च जो है यूज़ की जा सके, ओके, आगे फ्यूचर में किसी और एजुकेटर के द्वारा, ओके। तो इसमें ये रिसर्च रिपोर्ट होती क्या है, इट इज़ जस्ट अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ओके। एंड इसमें एक सेट फॉर्मेट यूज़ करना होता है आपको अपनी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। तो उस फॉर्मेट के अंदर क्या क्या स्टेप्स आ जाते हैं, सबसे पहले मान लो आपको टाइटल देना होता है, ठीक है, कि जो भी आपने रिसर्च करी है, फॉर एग्जांपल हमारे में हमने क्या किया था, इफेक्ट ऑफ म्यूज़िक ऑन स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन, ये इस तरह से आपका टाइटल हो जाएगा। तो फिर आपको थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है कि लाइक यू आर राइटिंग द रिसर्च इन 150। नेक्स्ट आपको इंट्रोडक्शन बताना होगा, लाइक वाई यू चोज दिस टॉपिक। उसके बाद मेथडोलॉजी आपको बतानी होती है कि आपने ये रिसर्च कंडक्ट कैसे करी। नेक्स्ट इज़ यू हैव टू शेयर द रिजल्ट्स, ओके, जो भी बच्चों का स्कोर आया है डिटेल में, आपको सारा एवरेज और किन बच्चों ने कितने घंटे तक पढ़ाई की वो सब कुछ आपको डिटेल में मेंशन करना होता है। नेक्स्ट इज़ डिस्कशन पार्ट, जो आप जिसमें अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो एंड यू आर फ्री टू डिस्कस, राइट, एंड वेयर यू हैव इंटरप्रेटेड द रिजल्ट्स ऑफ द फाइंडिंग्स।
सो नेक्स्ट इज़ कंक्लूजन, जिसमें आप लास्ट में अपना कंक्लूड करते हो दैट दिस इज़ हाउ द रिसर्च इज़ एंडेड, तो कौन सा हाइपोथेसिस आपका विन किया। नेक्स्ट इज़ रेफरेंस। रेफरेंसेस के अंदर आ जाता है हमारी बिब्लियोग्राफी, ओके, जिसके अंदर आपने अगर अपनी रिपोर्ट के अंदर कहीं और किसी और सोर्स से कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़ करी है, मान लो आपने इनिशियली लिटरेचर रिव्यू किया था, तो उस रिव्यू के अंदर आपको कुछ पार्ट ऐसा मिला जो आपकी इस रिसर्च के अंदर यूजेबल है, ओके, तो आप उस सोर्स का एक लिंक जो है कि ये किस बुक से, किस पेज से, किस लाइन से उठाया गया है, ये जो आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा है, तो आपको वो मेंशन करना होगा। अदरवाइज़ वो क्या हो जाती है, प्लेजरिज्म हो जाती है कि आपने चोरी करके अपनी रिपोर्ट बनाई है, ठीक है, दैट इज़ इलीगल। तो ये हो गया हमारा रिसर्च रिपोर्ट। सो लास्ट वन इज़ कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, आपने जैसे जो रिपोर्ट लिखी है, अब आपको अपनी थीसिस जो है पब्लिश करवानी है कि हाँ भाई इस तरह से मैंने रिपोर्ट लिख दी है। नाउ इट शुड स्प्रेड टू अदर पीपल ऑल्सो, दे शुड ऑल्सो नो, राइट, ओके, एक इंसान ने ऐसे रिसर्च करी है और उसका ये कंक्लूजन आया है और वो वैलिड मानी जाती है, नहीं वैलिड मानी जाती, ओके। बाय द वे वैलिडिटी के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आप डिटेल में वैलिडिटी के टाइप्स वगैरह सब समझोगे, ओके। तो कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग में कुछ भी नहीं है, आप किस तरह से अपनी इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हो। इट कैन बी थ्रू प्रेजेंटेशंस, इट कैन बी लाइक इन जर्नल्स, और जिस भी चीज़ में आप अपनी रिपोर्ट ये छापना चाहते हो, ओके। सो नाउ वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप you have understood all the steps in detail. Let us just very quickly discuss all the steps. So step number 1 is finding a research problem. Step number 2 is reviewing a literature. Step number 3 is creating a hypothesis. Step number 4 is creating a research design. Step number 5 is collecting the data. Step number 6 is analyzing the data. Step number 7 is finding the conclusion, okay. Step number 8 is writing the report, and step number 9 is communicating the results, okay. So this is our whole research process. If you have any doubts, make sure you ask it in the comment section, and if you like the video, please share, comment and subscribe to our channel. Thank you so much. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ को फॉलो करती रहिए टू फिनिश द होल सिलेबस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 2।